पुलकित के इस अनाउंसमेंट के बाद सारे डॉक्टर्स मिलकर सोनम को बधाई दे रहे थे, पर काव्या और रश्मि दोनों मुंह सिकोड़े सबसे अलग थलग खड़ी थी। आई एम डैम श्योर ये जरूर सोनम की कोई तिकड़म होगी अमित के करीब आने की। रश्मि का ग्रामोफोन एक बार फिर से शुरू हो चुका था काव्या को भड़काने के लिए। Who cares? काव्या ने बड़ी अदा से अपने बालों को झटकते हुए कहा, मुझे तो जिस मौके का इंतजार था वो मिल ही गया। अब जबकि डॉक्टर सोनम ऑब्जर्वेशन ऑफिसर डॉक्टर अमित रघुवंशी को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी, तो फिर हमें तो मौके पे ही मौके मिलेंगे ना इन दोनों को एक साथ देखने के और पक्के सबूत जुटाने के। काव्या ने रश्मि को जब कंफ्यूज लुक से देखा तो उसने उसे समझाते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें डॉक्टर अमित रघुवंशी काव्या चौधरी को पब्लिकली हरास करने का, तो अब तुम तैयार रहना। तुम्हारा शर्म से झुका हुआ सिर और घुटनों में पहुंचा हुआ एटीट्यूड देखने में बहुत मजा आएगा मुझे। काव्या ने रश्मि को वहां से चलने का इशारा कर दिया और वो दोनों सोमित को घूरते हुए वहां से चली गई। कान्हा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात पर हम आपका आभार जताएं या फिर अफसोस करें। कुछ के लिए हम बहुत खुश हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने में हमें और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पर जिस तरह से सर ने सिर्फ हमें इस काम के लिए चुना है और सीधे खुद को ही रिपोर्ट करने को बोला है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना कि लग रहा है, और खासतौर पर तब जब सर हमें तिरछी नजरों से देखकर मन मन मुस्कुरा रहे हैं। जरूर इनके शैतानी दिमाग में कोई तूफानी आइडिया आ रहा होगा। सोनम सबकी बधाइयों के बदले सौमिता के साथ थैंक यू बोली जा रही थी, पर खुद उसके अंदर इतनी घमासान मची हुई थी। सो मिस वशिष्ठ, थैंक्स टू मी, ये आपकी वो सजा है जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ कि आपको सजा मिली है। बाकियों के लिए तो ये एक मौका है खुद को साबित करने का। अब से आपकी सुबह भी मेरे साथ होगी और शाम भी। रात को सोने जाने से पहले तक आपको मुझे रिपोर्ट करना होगा और ये यहाँ से जाने के समय तक चलता रहेगा। देखते हैं कब तक आप मुझे खुद के सामने पाकर भी इग्नोर करती रहेंगी, कब तक आप अपने आप से झूठ बोलेंगे कि आपको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सी मिस वशिष्ठ, बहुत मजा आने वाला है। अमित ने सोनम की तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। मिस वशिष्ठ, पुलकित ने सोनम को आवाज लगा दी। यस सर, सोनम ने जवाब दिया। आप आज से बल्कि अभी से अपना काम करना शुरू कर दीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे सबके यहाँ जाने से पहले वो बच्चा एकदम से नॉर्मल बिहेव करने लगे। पुलकित ने एक उम्मीद की नजर से सोनम की तरफ देखा। डोंट वरी सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, सोनम ने आत्मविश्वास के साथ कहा। गुड लक मिस वशिष्ठ, पुलकित ने कहा। थैंक यू सो मच सर, सोनम मुस्कुराई और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गई। मिस वशिष्ठ, आप ये फाइल लेकर अमित के पास चली जाइए। आप उन्हें आज तक की सारी डिटेल्स और केस हिस्ट्री समझा दीजिए। सोनम हैरान होकर सौरभ को देख रही थी, तो सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, आप इतना शौक मत हो जाइए मिस वशिष्ठ। जब आपको अमित को ही रिपोर्ट करना है तो फिर उसे इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मालूम होनी चाहिए, और आप इस बात को इस तरह से भी ले सकते हैं कि आज से आप दोनों ही स्पेशली इस केस को एक साथ हैंडल करेंगे। सो टेक इट इजी एंड जस्ट रिलैक्स। सौरभ सोनम की हिचकिचाहट समझ रहा था। रिलैक्स और अकड़ू के साथ जे तो है ही ना सख्त। कान्हा जी कबो कबो तो लगा देखिए, अब आप हमारे नहीं बिन खड़ूस के कान्हा जी है गए हो। हमारी एक बात भी ना सुना तो आप हम कहते हैं कि हमें इनसे बचा के रखियो, और आपने हमें बिन के ही सामने भेज दियो, जैसे भूखे शेर के सामने किसी मेमने को डाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसी हालत हो गई हमारी। और आपको जैसे कहा, आप तो बस चैन किया भाई बंसी बजाओ। सोनम मनी मन कान्हा जी से अपनी शिकायतें करते हुए अमित के रूम की तरफ चली जा रही थी, जहां अमित उसके चेहरे के बनते बिगड़ते हुए एक्सप्रेशंस को देखकर बिना मुस्कुराए नहीं रह पा रहा था। ये बता लो काय सोच में पड़ गए कि यो छोरा के कतई बावला से जे कमरे में खड़े खड़े बस हंसे जा रहा सा। रे हमारा राम जी, जे सीसीटीवी कैमरा नाम की कोई चीज होती है कि ना, हमारा छोरा अठे कमरे में बैठकर गैलरी वाले कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा सा, और वहां नू उठे हमारी छोरी के आड़े तिरछे मुंह दिख रहा है। रूम के बाहर पहुंचकर सोनम ने अपनी अनियंत्रित चल रही धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, पर दरवाजे पर नॉक करते हुए बाहर से ही कहा, मे आई कम इन सर? यस प्लीज। अमित की आवाज में आदेश कम और आग्रह ज्यादा था। सर, ये कुश पवार की केस हिस्ट्री की फाइल है, इसमें कुश के पिछले 2-3 महीनों की ट्रीटमेंट की पूरी डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। सोनम ने अंदर आते ही एक फाइल को अमित के सामने मेज पर रखते हुए कहा, रिलैक्स मिस वशिष्ठ, आई नो दैट यू आर अ वेरी सिंसियर एंड लेबोरियस डॉक्टर, पर कभी कभी अपने दिमाग को आराम देकर दिल की भी सुननी चाहिए, अमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। सोनम हड़बड़ा गई अमित के इस अंदाज पर। अकबका तो वो पहले से ही रही थी, पर अमित की शांत गहरी आंखें सीधे उसके दिल पर हमला बोल दे रही थी, और उसका दिल बेचारा सा बनकर बस उसकी गहरी आंखों के आगे सरेंडर कर देता था। आप हमें काम बता दीजिए सर, नहीं तो फिर हमें वार्ड में जाने दीजिए। सोनम कह तो अमित से रही थी, पर उसकी नजरें कहाँ थी उसे खुद भी नहीं पता था। आप शायद ये बात भूल रही हैं कि अब से हम दोनों ही इस केस पर काम करेंगे, वो भी मिलकर, और मैं आपका सीनियर हूँ, तो उस हिसाब से आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। और फिलहाल मेरा पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आप यहाँ शांति से बैठिए और चाय पीजिए। सोनम सवालिया नजरों से अमित की तरफ देखने लगी। आप डराती बहुत है मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से। वैसे शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा क्या? अमित शरारत से मुस्कुरा रहा था। सोनम को कुछ ना कहता हुआ देखकर अमित खुद से ही बोलता है, जस्ट रिलैक्स मिस वशिष्ठ, कुछ अभी अपनी मॉर्निंग फिजियोथेरेपी की क्लास के लिए गया है, उसके आने के बाद ही हम आगे का कुछ डिसाइड करेंगे। इसी वजह से मैंने चाय मंगवाई है, आप पिएंगी ना? अमित फिर से सोनम की तरफ देखने लगा। सोनम उठकर खिड़की के पास चली आई थी, जहां से बाहर का हरा भरा लॉन दिखाई दे रहा था। कुछ सोचते हुए उसने अमित की तरफ देखा, जो शायद इसी इंतजार में था कि वो कुछ कहे। शायद आप कल सच में गुस्सा होकर चले आए थे, और उस रात भी जब आपके हाथ में चोट लगी थी? सोनम ने धीरे से वो पूछा जो वो न जाने कब से पूछना चाह रही थी। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं गुस्सा होकर आया था वहां से? तो उसकी वजह आप थी, अमित अपनी जगह पर बैठे बैठे ही बोला। आपने आज तक बताया ही कहाँ सर? सोनम की आवाज में एक अजीब सी उदासी मिली हुई थी, जिसे अमित बखूबी समझ रहा था। अमित अपनी जगह से उठा और खिड़की के एक ओर खड़ी सोनम को अपनी दोनों बाहों के बीच में घेरते हुए कहा कि आपने आज तक पूछा ही कहाँ था सोनम? सोनम की आंखें अविश्वास से और बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपलक अमित को निहार रही थी कि अभी अभी अमित ने उससे क्या कहा था। क्या ये सच था या फिर उसके कान बज रहे थे? शायद अमित ने सोनम की परेशानी समझ ली थी, और इसीलिए अब वो उसे उतनी ही गहरी नजरों से देखने लगा जिस तरह से सोनम उसे देख रही थी। पर जब सोनम को लगा कि वो ये क्या कर रही है, तो उसने अपनी पलकें नीची कर ली।
आप तो हमेशा ही मुझे देखकर भाग जाती हैं जैसे मैं कोई भूत भूत हूँ और आपको खा जाऊंगा। कभी 2 घड़ी फुर्सत में बैठती मेरे पास तो बहुत कुछ बताना चाहता था मैं भी आपको। अमित की नजरें अब भी सोनम के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से एक आवाज आई कि अमित सर, कुछ अपने मॉर्निंग सेशन से वापस आ गया है, आप चाहें तो आकर मिल लीजिए। यस आई एम कमिंग। अमित ने सोनम के पास खड़े हुए ही अटेंडेंट की बात का जवाब दे दिया और सोनम की तरफ मुखातिब होकर बोला कि आप ही नहीं, ये एमएच वाले भी मेरे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं। सोनम अमित की इस बात पर झेप गई और दूसरी तरफ देखने लगी, पर अमित कहाँ कम था। अब तो उसे सही से मौका मिला था और वो मौके पर चौका मारना बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसने जानबूझकर सोनम के कान के पास खुद को सटाकर धीरे से कहा कि अब चले, बाकी की बातें ब्रेक में कर लेंगे। सोनम की जान हलक में अटक गई थी। वो बिना कुछ कहे और बिना उसकी तरफ देखे सिर पिटाकर वहां से बाहर चली गई थी। ये तो अभी आगाज मोहब्बत है मिस वशिष्ठ, अंजाम मोहब्बत तो अभी बाकी है। अमित भी उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चला गया। अमित जब उस स्पेशल रूम में पहुंचा तो सोनम को कुश के साथ बहुत आराम से बातें करता हुआ देखकर वो वहीं रूम के दरवाजे पर ही रुक गया और उन दोनों की बॉन्डिंग को समझने की कोशिश करने लगा था। मैंने आपको इस केस में लेकर कोई गलती नहीं की है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से जाने के पहले कुश पवार को आप अपने रंग में रंग लेंगी और वो एक बार फिर से जिंदगी को जीने लगेगा, अपने अंदाज में और शायद आपके अंदाज में, जो हर हाल में सिर्फ मुस्कुराना ही जानती है, चाहे दिल में हजारों तूफान छुपे हुए हों। अमित सौम्य मुस्कुराहट के साथ अंदर कमरे में आ गया था और कुश उसे देखते ही खिलखिला उठता है। भैया आप कब से आए? मैं ना दी से कब से पूछ रहा था कि डुगू भैया कहाँ रह गए हैं। अब वो ना मैं और आपके लिए एक स्पेशल प्लान तैयार कर रहे थे जिसे फॉलो करने के बाद आप पहले की तरफ फिट एंड फाइन हो जाएंगे, बनना है ना आपको एकदम पहले की तरह। अमित ने कुश की तरफ मुस्कुराकर कहा। कुश ने खुशी खुशी अपनी गर्दन हिलाकर मंजूरी दे दी थी। ओके, दैट्स लाइक अ गुड बॉय, देन गिव मी अ हाई फाइव। अमित ने कुश की तरफ अपनी वही हथेली बढ़ा दी जो एक दिन पहले चोटिल हो गई थी। कुश को भी कहा पता था अपने डुगू भैया की घायल हथेली के बारे में। सोनम जब तक अमित या कुश में से किसी एक को भी रोकती तब तक तो कुश और अमित एक दूसरे को हाई फाइव कर चुके थे। अब अमित अपने उस हाथ को पकड़े हुए दूसरे हाथ की उंगलियों से धीरे धीरे सहला रहा था। कुश अपराध बोध से ग्रस्त नीचे निगाह करके बैठा हुआ था। सोनम अमित के लिए ऑइंटमेंट और गॉस पीसेस निकालते हुए कुश की तरफ देखती है तो वो दोनों सामान वहीं टेबल पर रखते हुए कुश की तरफ जाकर बैठ जाती है और बड़े प्यार से उसके बालों को अपनी उंगलियों से चलाते हुए बोलती है, जस्ट रिलैक्स कुश, कुछ भी नहीं हुआ है। आपके भैया ही इज एब्सोल्युटली फाइन और अभी जो भी उनकी चोट दुखी हुई है ना वो आपकी वजह से नहीं हुई है, आपके भैया की गलती थी। उन्हें ध्यान रखना चाहिए था ना अपनी चोट का। सो आप अपने मूड को सही करो और ये जूस का ग्लास फटाफट खाली करो, तब तक हम आपके भैया के साथ एक चक्कर दूसरे बच्चों के यहाँ भी लगा कर आते हैं। सोनम ने इतना कहकर एक नजर डुग्गू की तरफ देखा और इशारे से कुछ कहने के लिए बोलने लगी, ठीक वैसे ही जैसे वो डुग्गू को बस में इशारे कर रही थी। डुग्गू सोनम की बात समझते हुए बोलता है, हाँ चांप, जब तक तुम ये जूस फिनिश करोगे तब तक हम दोनों बाकी बच्चों के हालचाल भी ले लेंगे। कुछ सोनम और अमित की बात सुनकर मुस्कुरा उठता है और झट से ऑरेंज जूस का ग्लास अपने मुंह से लगा लेता है। इधर डॉक्टर्स रूम। हाथ सीधा रखिए नहीं तो हम दवा कैसे लगा पाएंगे। सोनम ने एक नजर अमित के ऊपर डाली और फिर अमित की हथेली के घाव पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। आप भी कमाल करती है ना मिस वशिष्ठ, जब दर्द हो रहा है तो हाथ को सीधा उल्टा रखने की कौन सोचता है। हाँ अमित शरारत से मुस्कुरा उठा था। हाँ तो हमने कहा था कुछ से इतनी जोर से हाई फाइव करने के लिए, आपको अपने घाव का खुद ही ध्यान रखना चाहिए था। सोनम बिना अमित की तरफ देखते हुए उसके घाव पर पट्टी बांध रही थी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब मैंने जानकर किया था कि जिससे आप एक बार फिर से मेरे करीब आकर मेरे जख्म पर मरहम रख सके। अमित ने सोनम के हाथ से बचे हुए गॉस पीस को लेकर एक तरफ रख दिया और उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। सोनम एक बार फिर से निशब्द हो गई थी। उसका दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहा था अमित के इतने करीब खड़े होकर। क्या हुआ, यहाँ कुछ हो रहा है क्या? अमित ने अपने एक हाथ से सोनम के एक हाथ को पकड़कर उसके दिल के ऊपर रख दिया था हौले से। सोनम हैरान रह गई थी कि डॉक्टर साहब जानते थे उसके दिल की हालत के बारे में। क्या हुआ, आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता चला आपके दिल की हालत के बारे में? अमित ने सोनम के चेहरे की परेशानी को भांप लिया था। उसने सोनम के रिएक्शन का इंतजार किए बिना ही उसके उसी हाथ को आप अपने दिल के ऊपर रख दिया था और उसकी आंखों में देखते हुए कहा था कि अब महसूस कीजिए और बताइए क्या ऐसा ही कुछ हाल है आपके दिल का भी? धक 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 धक। सोनम की पलकें ऊपर उठ नहीं पा रही थी। वो कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही खड़ी रही। अमित ने उसकी उसी हथेली को और कसकर पकड़कर थोड़ा सा और अपनी तरफ खींच लिया था। सोनम इस समय जैसे कोई मशीन हो गई थी और वो यंत्र चालित से अमित के करीब आकर खड़ी हो गई थी। बताइए ना सोनम, जब आपका दिल और मेरा दिल बिल्कुल एक ही लय में धड़कते हैं तो आप इस बात से क्यों अनजान बनी हुई हैं? आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपके परेशान से बेतहाशा धड़कते हुए दिल को चैन तभी आता है जबकि इसके सामने मेरा दिल, इसका पार्टनर आता है? या फिर आप अब भी मेरी बेवकूफ़ी में कही हुई बातों को दिल से लगाए बैठी हैं? अमित ने सोनम के चेहरे को अपनी तरफ उठाते हुए कहा। सोनम की आंखें मोती बरसाने को तैयार थीं, पर इससे पहले कि उसकी आंखें बरसती अमित ने झट से उसकी आंखों के मोतियों को अपनी चोट वाली हथेली में समेट लिया। नहीं सोनम, अब और नहीं। मेरी बदतमीजी की वजह से आप बहुत रो चुकी हैं, पर अब और रोने नहीं दूंगा मैं आपको। आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। I can't see them in your beautiful eyes anymore। इतना कहकर उसने सोनम की दोनों आंखों को प्यार से छू लिया। सोनम अमित की छुअन से कसमसाकर थोड़ा पीछे हटने को हुई, पर अमित ने उसे और मजबूती से अपनी बाहुपाश में जकड़ लिया था। ये पहला एहसास था कि जब दोनों ने एक दूसरे को अंदर तक महसूस किया था। अमित कुछ देर तक सोनम के चेहरे को अपने हाथों में लिए ऐसे ही खड़ा रहा था। सोनम भी बहुत मजबूती से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़े खड़ी थी। बाहर कुछ आहट होने से सोनम ने जैसे अमित की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अमित ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचकर कहा कि आपने अभी तक मेरी बातों का, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया मिस वशिष्ठ, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। सोनम ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा कि अगर आप ऐसे पूछेंगे तो हम कभी नहीं बताएंगे, पर याद रखिए कि शादी तो आपकी मुझसे ही होनी है और उससे पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए मिस वशिष्ठ। अमित अपनी जगह से चलकर सोनम की तरफ आते हुए बोला, हम कुछ नहीं बताने वाले, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए जो भी आपका दिल करे।
क्योंकि आपका दिल तो सबको जानता है ना। सोनम इतना कहकर वहाँ से भाग गई। ओह, तो आप मुझे मेरी बातों में और मेरे मासूम से दिल में उलझा कर चली गई हैं मिस वशिष्ठ। दिस इज़ नॉट फेयर। देखते हैं कि कब तक आप मुझसे और खुद से बचती घूमेंगी। अमित ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर वो भी वहाँ से वार्ड की तरफ निकल गया। आहा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। काव्या वहीं डॉक्टर्स रूम के ऑपोजिट बने हुए एक स्टोर रूम में छिपी खड़ी थी। पहले उसने सोनम को और फिर कुछ देर बाद अमित को डॉक्टर्स रूम से निकलते हुए देखा। तो तुम दोनों यहाँ स्पेशल केस को हैंडल करने की आड़ में ये खिचड़ी पका रहे हो। बाय गॉड अमित, तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम अफसोस करोगे कि तुमने काव्या चौधरी को क्यों और किस घड़ी में मना किया था। एंड मिस इनोसेंट यू, तुमने भी मुझे जूनियर्स के सामने सुनाया था ना। तो कैसा रहेगा कि जब मैं भी तुम्हें उन्हीं जूनियर्स के सामने नीचा दिखाऊं। हाँ, काव्या के चेहरे पर शैतानियां नाच रही थी और वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ वहां से चली आई थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे और अब उन लोगों का वहां से जाने का समय भी आने वाला था। काव्या अब भी एक मौके की तलाश में थी, पर उसे फिलहाल वो मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि सोमित पर नजर वो खुद रखना चाहती थी और इस समय वो बार बार अपनी ही ड्यूटी से गैर हाजिर मिल रही थी पुलकित को। उसने इस बेस पर काव्या के लिए रेड एंट्री कर दी थी और एक वार्निंग भी दे दी थी कि इस बार अगर वो अब्सेंट पाई गई तो उसे सबके जाने के बाद वहाँ अकेले 1 महीने के लिए काम करना पड़ेगा, वो भी पोस्टमार्टम ड्यूटी पर। लास्ट के कुछ दिनों के लिए दोनों ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स ने अपनी पूरी टीम के लिए काम के साथ साथ मस्ती का भी पूरा अरेंजमेंट किया था, पर गुपचुप तरीके से। इस बात का खुलासा आखिरी के हफ्ते में किया जाना था। अमित और सोनम भी कुछ की देखभाल में बिजी थे। ये केस उन दोनों के लिए ही एक चैलेंज की तरह था और उन दोनों को ही इस चैलेंज को सफलतापूर्वक पूरा भी करना था। पर इस सबके बावजूद अमित को जब भी मौका मिलता सोनम के सामने अपने सवालों के जवाब की डिमांड रख देता और सोनम को समझ में नहीं आता था कि अब वो एकदम से क्या कह दे, क्या जवाब दे दे वो सकड़ू को। आखिर उसने उसे इतना रुलाया है, इतना परेशान किया है, तो इतनी आसानी से तो वो कुछ भी कहने से रही। धीरे धीरे अमित और सोनम की बेहतर देखभाल और दवाइयों के असर से कुश बहुत जल्दी रिकवर कर रहा था। कामिनी जी और रौनक जी, कुश के माता पिता, अपने 14 साल के बच्चे को फिर से जीता हुआ देखकर फूले नहीं समा रहे थे। वो अक्सर कुश से मिलने आते थे तो सबका आभार जताना नहीं भूलते थे, और खासतौर पर डॉक्टर अमित रघुवंशी और डॉक्टर सौरभ मेहरा और उनके लेबोरियस टीम का। कुश पवार एक 14 साल का होनहार बच्चा था जो कि उस समय 10वीं क्लास के बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था। पर कोचिंग में एक लड़की से हुई हाय हेलो को उसने सीरियसली ले लिया और पढ़ाई में टॉप पर रहने वाला लड़का धीरे धीरे पढ़ाई से 2 कदम पीछे रहने लगा, जिसका असर उसकी प्री बोर्ड परीक्षा पर पड़ा। कम नंबर आए तो घर पर माता पिता का गुस्सा भी झेलना पड़ा। कोचिंग में भी साथ के दोस्तों ने खूब मजाक बनाया और तब से उसको गहरा झटका लगा। और सबसे गहरा झटका उसे तब लगा जब जिस लड़की के लिए उसने खुद को, अपने माता पिता को और अपनी पढ़ाई को, अपने करियर को ताक पर रख दिया था, उस लड़की ने उससे ये कहकर सारे रिश्ते खत्म कर लिए कि वो तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 14 साल की उम्र इन सब झटकों को झेलने के लिए बहुत कम थी। नतीजतन वो धीरे धीरे अवसादग्रस्त रहने लगा, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। इस सब का उसकी पढ़ाई के ऊपर भी खूब खराब असर पड़ रहा था। माता पिता कभी चिल्लाते थे तो कभी समझाते थे, पर उसने तो जैसे जिंदगी को रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया था। और एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, उसने अपने हाथ की नस काट कर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी। पर कामिनी जी के सही समय पर उसे यहाँ एमएच में एडमिट करवाने पर उसे बचा तो लिया गया था और उसने सबसे मिलना जुलना और बातें करना बंद कर दिया था। कभी कभी तो कुछ यहाँ के स्टाफ पर भी चिल्ला पड़ता था। सोनम को भी शुरू में दिक्कत हुई थी, पर उसने अपना रवैया नहीं बदला था। वो उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। धीरे धीरे कुश की नाराजगी सोनम के लिए कम होती चली गई और एक दिन वो भी आया जबकि कुश ने सोनम को दी कहकर बुलाया था। तभी डॉक्टर टंडन ने डॉक्टर सौरभ मेहरा और डॉक्टर अमित रघुवंशी के साथ मिलकर स्पेशली कुश पवार को टैकल करने के लिए सोनम को रेकमेंड करने के लिए कहा था और अमित इसके लिए हंसी खुशी मान गया था। आखिर उसके दिमाग में इसी बात के सहारे कुछ पक भी तो रहा था ना। एक दोपहर लंच ब्रेक में, ये तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अंजलि थोड़ी से गुस्से में थी और थोड़ी सी हैरान भी। वो इसलिए कि तुम्हें ये याद ही नहीं रह गया है कि तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर के अलावा एक बेचारा मासूम सा लव भी है जिसे तुम पिछले कई दिनों से सही तक देख भी नहीं रही हो, सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा। अंजलि जो अब तक सौरभ को उसे एक और खींच लाने की वजह से समझाने की कोशिश कर रही थी, एकाएक सौरभ के इस मासूम से कन्फेशन से मुस्कुरा उठी और बोली कि ऐसा कुछ नहीं है सौरभ, पर तुम तो जानते ही हो ना कि सिर्फ मुझे और तुम्हें ये सारा काम संभालना है। सोनम तो अब तुम्हारे दोस्त को असिस्ट कर रही है, तो इन सब में कहाँ मौका मिलता है। और वैसे भी तुम चाहे कमांडिंग ऑफिसर बनकर रहो मेरे साथ या सिर्फ सौरभ मेहरा बनकर रहो, रहते तो तुम मेरे साथ ही हो ना पूरे समय मेरी आंखों के सामने। अंजलि ने सौरभ को समझाने की कोशिश की। ये इस तरह से साथ में रहने को तुम साथ में रहना बोलती हो? इससे अच्छा तो हम अलग अलग वार्ड्स में ड्यूटीज कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सौरभ की नाक मुंह फिर से सिकुड़ गई थी। अरे पर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, अंजलि ने जानबूझ के ऐसा कहा था और उसे तुरंत ही इसका फीडबैक भी मिल गया। ये सर ग्लूकोज की लिमिट कितनी रखनी है इस ड्रिप में? बेड नंबर 5 के बच्चे को कितनी ml वेलामाइसिन देनी है? इसे तुम 2 लवर्स के बीच की बातचीत मानती हो? तो ये बातचीत ना तुम्हें मुबारक हो। सौरभ थोड़ा सा नाराज लग रहा था। ओहो, तो तुम्हें किस तरह की बातचीत पसंद है मुझे बता दो, अब से मैं तुमसे वैसी बात करूंगी, फिर चाहे हम वार्ड में क्यों ना हो। अंजलि ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तुम ना रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है इस मामले में। सौरभ एक तरफ मुंह फेर कर खड़ा हो गया था। अले अले अले, मेरा छोटा सा सौरभ गुच्छा हो गया। अंजलि ने सौरभ के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, शट अप अंजू यार, आई एम रियली सीरियस। सौरभ ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा। अंजलि को भी अब लगने लगा था कि इस बार सौरभ सच में नाराज हो गया है, वरना वो इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होता था। ये काम तो उसका था। अंजलि को सोचते हुए देखकर सौरभ ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा कि सुनना यार, जब से यहाँ आए कहीं घूमने भी नहीं जा पाए हम दोनों। जबकि यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि यहाँ आकर तेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, और गोवा आकर अगर किसी बीच पर मस्ती नहीं की तो फिर यहाँ आने का फायदा ही क्या है। सौरभ ने अंजलि के कंधे पर अपना चिन रखकर उसे अपनी बाहों में कस लिया था। आइडिया तो अच्छा है, पर चलें कब? अंजलि को भी सौरभ की बात पसंद आ गई थी। क्या यार, तू भी ना, टी टाइम के बाद हम दोनों के पास खाली समय होता है तभी चलते हैं ना। सौरभ ने उसकी खोपड़ी पर हाथ मारते हुए कहा। वैसे भी अब यहाँ पर हम लोगों का टाइम ओवर होने वाला है। हाँ, ये ठीक रहेगा। और अब मैं ना सोच रही थी कि क्यों ना सोनम और अमित को भी साथ ले लें। अंजलि ने खुशी से चहकते हुए कहा। तो फिर तू सीधे सीधे बोलना कि तुझे घूमने नहीं लेक्चर सुनने जाना है।